स्टार्टिंग में ये जो कंसेप्ट था इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, कौन कौन सा कंसेप्ट, यहाँ देखो आपका दो कंसेप्ट था इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। इसको बात शुरुआत में इसको दो अलग ब्रांच लोग समझते थे, किसको किसको, इलेक्ट्रिसिटी को और मैग्नेटिज्म को। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये दोनों ब्रांच एक बन गए, ठीक है। इसका नाम है क्या है, HC ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये कोई प्लानिंग की तरह से नहीं हुआ था, ये हुआ था एक्सीडेंटली। क्या हुआ था, एक्सीडेंटली। मतलब जो साइंटिस्ट थे HC ओरस्टेड वो कुछ और कर रहे थे और उनको कुछ और ऑब्जर्व हो गया, और जब ऑब्जर्व हुआ तो उन्होंने इस पर एक थ्योरी बनाई जिसमें कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें क्या हुआ हम जानते हैं। हुआ क्या था कि उन्होंने, जैसे मान लो आप अगर एक कंडक्टर को लो, ठीक है, और इस कंडक्टर के पास एक मैग्नेटिक कंपास रखो तो इसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं देखेगा। लेकिन इसके अंदर चार्ज पार्टिकल तो है, इस कंडक्टर में क्या है, चार्ज पार्टिकल है, लेकिन इसमें फिर कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिखाता है। तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ और कर रहे थे वो, तो उन्होंने देखा कि कंडक्टर जब हम लोग सर्किट से ज्वाइन करते हैं, नहीं तो ज्वाइन करना जब यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, ठीक है, पास हो जाने के बाद देखते हैं क्या कि उन्होंने देखा कि एक मैग्नेटिक कंपास जो उसके पास में रखा हुआ था कंडक्टर के बगल में, उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा था। नहीं, हमारे कोई सामने कोई घटना हो रहा है और उसको बार बार वहाँ पे एक बार चलाएगा नज़र, तो उन्होंने सोचता कि हो क्यों रहा है, नहीं तो उनका ऐसे ही हुआ कि उन्होंने देखा कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है इसमें क्या आ रहा है, डिफ्लेक्शन आ रहा है। उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया कि इसमें जब भी हम करंट पास करते हैं डिफ्लेक्शन आ रहा है। फिर उन्होंने एक और चीज़ ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि करंट के डायरेक्शन चेंज करते हैं, करंट के डायरेक्शन को, तो उन्होंने देखा कि फिर डिफ्लेक्शन आया, लेकिन डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हुआ पहले की कंपेरिजन में, ठीक है। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब एक इलेक्ट्रिक करंट को हम पास कराते हैं तो इसमें क्या आ रहा था, डिफ्लेक्शन आ रहा था। और दूसरा उन्होंने क्या किया, अगर डायरेक्शन को चेंज किया, क्या किया, मान सपोज करंट के डायरेक्शन को चेंज करके मान लो इधर से भेजा, अभी ऊपर जा रहा है, फिर से सेकंड केस में करंट क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो इसमें फिर भी डिफ्लेक्शन आ रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। क्लियर। तो इन्होंने ये चीज़ सोचना स्टार्ट कर दिया आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, वाई दिस हैपेंस। तो आप लोग जानते हो, आप लोग क्लास 9th में हमने पढ़ा होगा कि अगर दो बॉडी का मास है, दो बॉडी का मास है, तो दो बॉडी के मास के बीच में कौन सा फोर्स काम करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स, तो दो बॉडी का अगर मास हो तो उसके बीच में कौन सा फोर्स होगा। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। क्लास 10th में आपने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी में, दो चार्ज बॉडीज हो तो उसके बीच में कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। दो चार्ज बॉडी है तो उसके बीच में, और जस्ट भी आपने पढ़ा है अगर दो मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो उसके बीच में कौन सा फोर्स, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये है, इससे हमने क्या समझा कि अगर मान लो यहाँ पे एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है, एक मैग्नेटिक निडल है, और एक मैग्नेटिक निडल को पे फोर्स कौन लगाएगा, एक मैग्नेटिक फोर्स ही लगा सकता है। इस पे फोर्स कौन लगाएगा, फोर्स। क्या एक मैग्नेट पे क्या चार्ज पार्टिकल फोर्स लगा सकता है क्या, हाँ नहीं लगा सकता ना। तो एक मैग्नेट पे फोर्स कौन लगा सकता है, एक मैग्नेटिक सब्सटेंस लगा सकता है। एक चार्ज पे फोर्स कौन लगा सकता है, एक चार्ज पार्टिकल ही फोर्स लगा सकता है। और एक बॉडी पे मास, तो उस पर फोर्स कौन लगा, जिस पे बॉडी का मास हो, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकता है। तो दो बॉडी का मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, दो बॉडी के चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स, और दो बॉडी के मैग्नेटिक सब्सटेंस के बीच में मैग्नेटिक फोर्स। तो अगर ये मैग्नेट है तो इस मैग्नेट पे फोर्स कौन लगाएगा, एक मैग्नेटिक फोर्स लगा सकता है। तो यहाँ पे कोई और चीज़ तो है नहीं, कोई और चीज़ तो है नहीं। इसका मतलब अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जब पास करा रहे हैं तो इसके वजह से इस पर फोर्स लग रहा है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट बिहेव लाइक ए मैग्नेट, इट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट बिहेव लाइक ए मैग्नेट। लेकिन कब, जब वह चार्ज आर इन मोशन, वह चार्ज आर इन। अभी हमने जब एक कंडक्टर लिया, नहीं जिसमें कोई करंट पास नहीं कर रहा है तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे हम करंट पास कर रहे हैं इसमें क्या आ रहा है, डिफ्लेक्शन आ रहा है। इट मीन्स when charge are in motion it behave like a magnet, and this experiment becomes HC Oersted experiment, and he give a theory about magnetic effect of electric current। तो इसी एक्सपेरिमेंट के बाद ये मालूम चला कि इलेक्ट्रिक करंट भी मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। कब, जब इलेक्ट्रिक करंट वहाँ से पास हो तब। ठीक है, चलो बताओ एक साथ, आपने क्या समझा HC Oersted के बारे में। हमने आपको ये बताया, सुनो सबसे, हमने बताया दो बॉडी अगर मास हो, दो बॉडी के बीच में क्या हो, मास हो, तो इसके बीच में कौन सा फोर्स आएगा, कौन सा फोर्स आएगा, ग्रेविटेशनल। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, दो चार्ज बॉडी हो, दो क्या हो, चार्ज बॉडी हो, तो इसके बीच में
इलेक्ट्रिक फोर्स, और दो बड़ी क्या हो, दो बड़ी क्या हो, मैग्नेट हो, मैग्नेटिक हो नहीं, दो अगर मैग्नेट हो तो उसके बीच में मैग्नेटिक फोर्स। इसका मतलब इससे आप क्या समझे, इस कंसेप्ट से क्या समझे आप कि एक मैग्नेट पे फोर्स कौन हो सकता है, मैग्नेट, और उसके पीछे कौन सा फोर्स होगा, मैग्नेटिक। दो चार्ज बड़ी उसके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स, और दो बड़ी मास उसके बीच में फोर्स। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, अगर मान लो कंडक्टर हम लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा, अभी आ रहा था क्योंकि फ्लो चार्ज का यहाँ पे कोई फ्लो नहीं था, तो इसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा था। लेकिन जैसे उन्होंने करंट पास करना स्टार्ट किया, नहीं करंट, जैसे करंट पास कैसे होता है जानते हो, बाय यूजिंग बैटरी एज ए सोर्स। जैसे उन्होंने करंट पास किया तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक है, और ऑब्जर्वेशन के आधार पर उन्होंने थ्योरी बनाया, ठीक है। तो उन्होंने ये जो ऑब्जर्व किया वो था एक्सीडेंटली, इट वाज नॉट प्री प्लान, या कुछ और कर रहे थे, हो गया उनसे कुछ और, उन्होंने ऑब्जर्व किया और उसके बेसिस पर उन्होंने थ्योरी दिया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जब करंट पास करते हैं तो इसमें क्या आ रहा था, डिफ्लेक्शन आ रहा था, क्या आ रहा था। अब किधर आ रहा था कि लेफ्ट या राइट, वो बात की बात हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसमें मान सकते हैं कि इसमें क्या आ रहा था, डिफ्लेक्शन आ रहा था, क्या आ रहा था, डिफ्लेक्शन। और फिर उन्होंने दूसरा केस क्या लिया, जब करंट का डायरेक्शन चेंज कर रहे, फिर क्या उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया सेकंड केस में कि रिफ्लेक्शन तो आ रहा है लेकिन क्या आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। और थर्ड केस में देखा, अगर जब हम करंट को स्टॉप करते हैं तो इसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं आता। तो तीन केस बना। फर्स्ट केस क्या बना, फर्स्ट केस, हाँ, जब हम लोग करंट पास कर रहे हैं तो उसमें क्या आ रहा है, रिफ्लेक्शन। जब करंट डायरेक्शन चेंज करें तो भी क्या आ रहा है, रिफ्लेक्शन आ रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। और थर्ड केस क्या बना कि जब करंट को स्टॉप कर देते हैं तो उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिखता है। तो अब सवाल यहाँ पे ये है कि ये एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है, मैग्नेटिक कंपास ना है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, मैग्नेटिक सब्सटेंस है। और एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो एक मैग्नेट पे फोर्स कौन लगाएगा, मैग्नेटिक लगा सकता है। तो यहाँ जब करंट पास कर रहे हैं, यहाँ पे कोई और सब्सटेंस तो है नहीं, तो अगर कोई और नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है वह इस पर फोर्स लगा रहा होगा, क्या लगा रहा होगा, फोर्स। तो ये फोर्स अगर लगा रहा होगा तो इलेक्ट्रिकल तो फोर्स नहीं लगाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक करंट बिहेव लाइक ए मैग्नेट, क्योंकि हम जानते हैं कि एक मैग्नेट पे मैग्नेटिक फोर्स लगा सकता है, इट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट बिहेव लाइक ए मैग्नेट, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई ही गिव द कंसेप्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट अब मैग्नेट से बिहेव करता है, तब तो इस पर फोर्स लग रहा है ना। तो इस थ्योरी से आपको समझ में आया। अब हम लोग चलेंगे इस थ्योरी के बाद क्या हुआ, बहुत सारा कंसेप्ट इसके ऊपर बेस्ड एप्लीकेशंस आपको पढ़ेंगे। जैसे आपको जैसे बुक में हटा दिया गया है मोटर, ऐसे जनरेटर, ये टॉपिक हटा दिया है जिसके इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। जितने आप देखते हो, जो भी जैसे फैन हो गया, ये फैन भी क्या है, मोटर पे वर्क करता है नहीं। तो इसके कंसेप्ट के बाद से बहुत सारे फिनोमेना हम यूज करने लगे, जैसे जो भारी भारी सामान होते हैं, नहीं जो क्या कहते हैं स्लैब होता है, सीमेंटेड का जो भी होता है, एक जगह से दूसरे उसको ले जाने के लिए हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, नहीं जो भी इसी के ऊपर क्या है, बेस्ड है, इस कंसेप्ट के ऊपर। सोलेनॉइड हो गया आपका, कॉइल जो भी जितनी बातें हैं, नहीं तो जितने भी हम लोग कंसेप्ट पढ़ो, सोलेनॉइड हो गया आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, एसी मोटर हो गया, डीसी मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, नहीं ये सारे के सारे कंसेप्ट इसी पे वर्क करते हैं, ठीक है। आप एक और कंसेप्ट था आपके अंदर कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट से इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम लोग जनरेट कर सकते हैं, नहीं हाँ EMI, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग आगे क्या पढ़ें, इसके बाद आगे क्या पढ़ने वाले हैं, तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसके में पहले पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्या पढ़ेंगे, हाँ अब हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसका हम लोग पढ़ना है पैटर्न, क्या पढ़ना है, पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बाय, तीन चीज पढ़ना है इसमें। एक हमको पढ़ना है पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय स्ट्रेट करंट करिंग कंडक्टर,
पहले क्या पढ़ना है? स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। फिर पढ़ना है सेकेंड आपको सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप। उसके बाद पढ़ना आपको तीसरा सोलेनोइड। ठीक है, ये तीनों कुछ है नहीं, बस हमको क्या जानना है इस तीनों के बारे में, पैटर्न जानना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनेंगे उसका पैटर्न कैसा होगा, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से, सर्कुलर लूप से और तीसरा सोलेनोइड से। ठीक है, फिर इसके बाद जानेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में और उसके स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करें, चलिए।